नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अभी धनंजय भी अपने उन्हीं ख्यालों में था जब वहाँ पर हंस राजमारवा ने आयशा को एक कोल्ड स्टोरेज रूम में भेज दिया था और उसे पीछे से धक्का देते हुए उसे अंदर की तरफ गिरा दिया था और बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया था। इधर दूसरी तरफ धनंजय पीरामल को भी पंकज मारवा ने एक ड्रग उसके ड्रिंक में डालकर पिलवा दिया था किसी वेटर के थ्रू। इधर अब आयशा जब वहां पर फंस जाती है तो वो धनंजय को कॉल करती है और यहाँ पर धनंजय अब आयशा को बचा भी लेता है और वो उसे एक रूम में लेकर जाता है क्योंकि आयशा का शरीर पूरी तरह से बर्फ में जम चुका था। इधर करण और राजीव ये दोनों ही उस क्लब में यहाँ पर धनंजय को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ऑलमोस्ट पूरी रात बीत चुकी थी, सुबह के 4 बजे। वो दोनों अब जब उसे ढूंढ कर परेशान हो गए थे तो अब यहाँ पर राजीव को शक हो जाता है कि जरूर इस बार भी हंस राजमारवा ने कुछ ना कुछ किया है। इसलिए वो करण को कहता है कि देख करण, मैं अभी से बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। ये कहते हुए ही राजीव अब यहाँ पर हंस राजमारवा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और इधर करण भी अब उसे रोकते हुए उसके पीछे पीछे ही भागता है। लेकिन जैसे ही राजीव अब वहाँ पर पहुँचता है तो वो भी यहाँ पर घूर कर पंकज मारवा और हंस राजमारवा दोनों को ही देख रहा था क्योंकि वो दोनों तो यहाँ पर अभी अपनी खुशी का जश्न मना रहे थे कि ऑलमोस्ट उनका प्लान काम कर गया है। क्योंकि अभी यहाँ पर उन्होंने सोच लिया था कि धनंजय को तो एक ऐसा ड्रग दिया गया है जिसकी वजह से धनंजय चाहे कितना ही अपने आप को कंट्रोल क्यों ना करे, लेकिन वो अब अपने आप को रोक नहीं पाएगा। और अब उसे अपने सूत्रों से ये भी पता चल गया था कि उसके कमरे में कोई लड़की भी है। ये और साथ के साथ अब वो ये भी सोचते हैं आयशा तो अब तक शायद मर भी चुकी होगी क्योंकि कितने ही घंटे हो गए हैं उसे अब की बार धनंजय बचा ही नहीं पाया। इसलिए वो भी अपने जश्न में मगन हो रखे थे। इधर अब राजीव को देखकर तो वो एकदम से ही उसकी तरफ देखने लगते हैं। इधर राजीव इससे पहले उन्हें कुछ भी सोचने समझने की थोड़ा सा भी समय देता, उससे पहले ही राजीव ने सीधी ही एक जोर की लात अब यहाँ पर हंस राजमारवा को मार दी थी। जैसे ही हंसराज के ऊपर राजीव की लात पड़ी तो राजीव की लात का प्रेशर इतना ज्यादा था कि हंसराज मारवा तो सीधा ही वहीं पर एक लात में ही जमीन पर गिर जाता है। यहाँ पर अब सभी जैसे ही यहाँ पर हंसराज मारवा वहाँ पर स्टेज पर पड़ा डांस करते हुए तो अब सभी वहाँ उसे ही देखने लगते हैं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब हुआ क्या। यहाँ करण अभी राजीव को रोकने की कोशिश करता है और करण गुलेरिया भी राजीव से कहते हैं, राजीव देख भाई छोड़ दे राजीव उसे। इधर राजीव तो यहाँ पर हंसराज का कॉलर पकड़कर अब उन्हें वहां से बाहर लेकर जाने लगता है क्योंकि यहाँ पर पंकज मारवा और हंसराज मारवा इन दोनों ने भी ड्रिंक ज्यादा ही की हुई थी। एक तो यहाँ पर राजीव की लात इतनी जोर से लगी थी कि वो वहीं पर ही जमीन पर गिर गया था और ऊपर से अब वो अपने पैरों पर खड़ा मुश्किल से हो पा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर राजीव उसे घसीटते हुए बाहर की तरफ ही लेकर आ जाता है। तो वहीं करण और पंकज मारवा दोनों ही उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं क्योंकि करण चाहता था कि राजीव के हाथों से ऐसा कुछ भी गड़बड़ ना हो जाए जिससे उन्हें बाद में पछताना पड़े। और इधर पंकज अब हंसराज की ये हालत देखकर अब वो भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। इधर वहां से बाहर आने के बाद अब राजीव अब हंसराज से कहता है, धनंजय कहाँ है। हंसराज देख, मैं अभी आराम से पूछ रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने अभी धनंजय का पता बताने में मेरे सामने थोड़ा सा भी समय और लगाया ना तो फिर मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम्हारी क्या हालत करूँगा। शायद तुम्हारी ऐसी हालत करूँगा जिससे शायद तुम्हें वो जिंदगी भर याद रहे। राजीव की इस बात को सुनकर अब हंसराज मारवा काफी ही अननोन बनते हो। अब वो कहते हैं,
धनंजय धनंजय कहाँ है धनंजय? अरे देख देख, मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो तो तुम दोनों भाइयों के ही साथ था ना? क्योंकि देखो, जब हम यहाँ पर आए थे तो मैंने अच्छी तरह से देखा था कि धनंजय तुम दोनों के ही साथ था, और तुम उसका पता मुझसे पूछ रहे हो। ये कैसा सवाल है राजीव? हाँ, इधर हंसराज की ये बात सुनते ही अब राजीव कहता है, लगता है तू भूल गया है हंसराज के लास्ट टाइम मैंने तेरे साथ क्या किया था, और मुझे अब लग रहा है कि मुझे फिर से तुम्हें वो सब याद दिलाना पड़ेगा। देख, मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, फिर ये मत कहना कि मैंने तुझे मौका नहीं दिया, क्योंकि मैं बार बार अपने एक ही सवाल को रिपीट नहीं कर सकता हूँ। इतना पेशेंस शायद मुझ में तो नहीं है, इसलिए चुपचाप बता दे कि धनंजय कहाँ पर है, इससे पहले कि मैं तुम्हारी इस शक्ल का ही हुलिया बदल दूं, जिसे देखकर शायद फिर कोई भी डर जाए। उससे पहले ही मुझे हमारे दोस्त धनंजय के बारे में बता दे, क्योंकि ये तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जरूर तुम लोगों ने ही उसके साथ कुछ किया है, इसलिए धनंजय का पता बता, वरना यही सवाल यहाँ आने के बाद अब फिर धर्मराज मारवा करेंगे। क्योंकि फिर अगर मैंने कुछ किया ना तो फिर तेरा बाप आकर मुझसे कहेगा कि मेरा हंसराज कहाँ है। इसलिए इससे पहले मैं तुझे ही लापता कर दूं, मुझे धनंजय का पता बता दे। ये कहते हुए ही राजीव अब फिर से एक जोर की लात अब हंसराज मारवा के सीने पर मारते हैं। अब जैसे ही राजीव ने हंसराज मारवा के सीने पर ये लात मारी तो वो अब सीधा ही स्टेयरकेस से सीधा ही नीचे गिरते चले गए थे। यहाँ पंकज मारवा यहाँ पर हंसराज की ऐसी हालत को देखकर अब पंकज मारवा सीधे ही अब राजीव से कहते हैं, सच में पागल हो गए हो क्या तुम? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, जो तुम ऐसे मेरे भाई को मार रहे हो? भला तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बिना कसूर के मेरे भाई के ऊपर इस तरह से हाथ उठाओ? तुम उसके साथ ऐसी गुंडों वाली कोई भी हाथापाई नहीं कर सकते हो। जब उसने बोल दिया कि उसे नहीं पता है धनंजय के बारे में, तो तुम हम दोनों से पूछ ही क्यों रहे हो? देख मैं भी तुम्हें आराम से कह रहा हूँ, उसे छोड़ दे, वरना मैं यहाँ पर अभी के अभी पुलिस को बुला दूंगा। यहाँ पर अब पंकज मारवा सीधे ही राजीव के सामने पुलिस की धमकी देने लगते हैं, लेकिन अभी उसकी इस बात पर अब राजीव कहता है, हाँ ठीक है, पुलिस को बुलाएगा ना, चल ऐसा कर, बुला पुलिस को। मैं भी तो देखता हूँ कि क्या करती है पुलिस, क्योंकि जब यहाँ पर पुलिस आएगी ना तो एक बात याद रखना, मैं भी पुलिस को बता दूंगा कि तुमने अपने ही भाई को किडनैप करवा दिया है, और फिर देखना कि तुम लोगों का क्या हालत होगी। और मुझे सबसे बड़ा अफसोस तो यहाँ पर तुम्हारे पापा के लिए हो रहा है, यानी कि धर्मराज मारवा के लिए। उनका क्या ही यहाँ पर शहर में क्या ही मान सम्मान रह जाएगा। लोग क्या सोचेंगे कि देखो उसके 2 बेटों ने उसके एक बेटे को किडनैप कर दिया है। छी, तुम्हारी बड़ी ही बदनामी होगी। अब यहाँ पर राजीव की ये बात सुनते ही अब पंकज मारवा कुछ देर तक तो अब सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि कहीं राजीव सच में तो उनके साथ ये सब नहीं कर देगा। लेकिन अब कुछ देर सोचने के बाद अब वो फिर से हिम्मत करके कहते हैं, भाई मारवा हाउस चले गए हैं, वो यहाँ पर नहीं है, तुम चाहो तो अभी वहाँ जाने के बाद उनसे मिल सकते हो, क्योंकि वो सच में मारवा हाउस जा चुके हैं। या फिर ऐसा करो, तुम एक बार जाकर खुद ही चेक कर लो। अब पंकज की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, देख पंकज, ध्यान रहे, अगर सच में ये झूठ हुआ ना तो तुम दोनों भाइयों को तो फिर कोई भी नहीं बचा सकता है। ये तो हमें भी पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, धनंजय यहाँ से कहीं भी नहीं गया है। इधर ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अब फिर से राजीव को आवाज लगाने लगते हैं, और वो कहते हैं, राजीव देख यार, छोड़ दे उसे। यहाँ राजीव जो कि अब हंसराज को मारने ही वाला था, तो राजीव अब यहाँ पर अपने हाथ को ऊपर उठाया ही रह जाता है, और अब वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए अब वो यहाँ पर सीधे ही अब हंसराज मारवा को धमकी देते हुए कहता है, याद रखना हंसराज, अगर आयशा और धनंजय को कुछ भी हुआ ना तो समझ लेना कि वो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि तुम हंसराज और आयशा के साथ क्या करना चाहते हो ये तो मुझे भी अच्छी तरह से पता है, क्योंकि ये बात हमसे छिपी नहीं है।
वो बात अलग है कि हम तुझे हर बार इग्नोर करते जा रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है तुम्हारी ये बदमाशी अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। लेकिन इतना याद रखना, अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो फिर मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। इसलिए ये धमकी देते हुए अब यहाँ पर राजीव हंसराज को छोड़ते हुए अब वो फिर से पंकज से कहते हैं अपने भाई को भी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दे, अगर इसे बचाना चाहता है तो। और ये कहते हुए ही वो उसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये कहते हुए ही अब वो करण के पास जाकर कहते हैं, ये आदमी कुत्ते की दुम है, देखना ये कभी भी नहीं सुधरेगा, भले ही चाहे इसके साथ कुछ भी क्यों ना कर दिया जाए, क्योंकि ये किसी ने सही कहावत कही है कि कुत्ते की दुम कि बिल्कुल भी सीधी नहीं हो सकती। इसे सच में स्वाति को लेकर पहले ही वॉर्न कर चुका हूँ, लेकिन ये तो बस इस बात पर। अब यहाँ पर करण गुलेरिया कहते हैं, घर चलते हैं राजीव, देख अगर इस बार तू फंसाना तो पापा तुझे घर से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि ये भी तो है, अगर ये बात सारी की सारी पापा के सामने आई तो तुझे तो पापा के गुस्से के बारे में पता ही है। मैं नहीं चाहता कि तुझे घर को छोड़ना पड़े। अब करण की इस बात पर अब राजीव कहता है, देख भाई, अगर पापा ने मुझे घर से निकाल भी दिया ना तो तू है ना, हर बार की तरह इस बार भी संभाल लेना, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से भरोसा है कि तुम मुझे हमेशा की तरह बचा ही लोगे। इधर राजीव की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, मैं तेरा वकील नहीं हूँ राजीव, हर बार तू गड़बड़ करता है और मैं तेरी वजह से हर बार ही फंस जाता हूँ। देख यार, एक दो बार तो होता है राजीव, लेकिन हर बार तो ये मैं भी नहीं कर सकता ना। अब मुझे नहीं आ रहा है कि अब मुझे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये धनंजय हमें बिना बताए मारवा हाउस क्यों चला गया है। अरे सच में वो मारवा हाउस गया भी है या नहीं। इधर करण की इस बात को सुनकर अब राजीव गुलेरिया कहता है, ये तो अब सुबह ही पता चलेगा, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट कितना समय तो हो चुका है और अभी अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो उसमें भी हमें समय तो लग ही जाएगा, इसलिए अभी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए बेटर यही होगा कि हम भी यहाँ से चलते हैं। ये कहते हुए ही ये दोनों भी अब बातें करते हुए वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और वो दोनों अभी गुलेरिया हाउस के लिए चले जाते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते थे कि अब उन्हें भी गुलेरिया हाउस जाना चाहिए, क्योंकि अब मारवा हाउस जाने के लिए ये सही समय नहीं है, क्योंकि इतनी अर्ली मॉर्निंग वो मारवा हाउस में जाकर किसी को परेशान भी तो नहीं कर सकते थे। इधर कुछ देर के बाद सनराइज हो चुका था और सनराइज होने के बाद यहाँ पर होटल पैराडाइज के उस रूम में जहाँ पर धनंजय और आयशा दोनों के दोनों थे, यहाँ पर दोनों ने आज एक रात एक साथ बिताई थी। यहाँ धनंजय मारवा की अब जैसे ही सनराइज होते ही नींद खुली तो अब उनका सिर काफ़ी भारी हो रहा था, क्योंकि ये उस ड्रग का ही असर था और इसलिए अब वो अपने सिर को पकड़कर अब उठने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी अब उन्हें एहसास होता है कि कोई उनके साथ ही सो रहा है। अब यहाँ पर धनंजय ने जैसे ही ये देखा तो वो देखते हैं तो यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि खुद आयशा ही उसकी बाहों में सो रही थी और उस रूम में फैले हुए उनके कपड़े बीती रात का हाल बयां कर रहे थे। धनंजय ने जैसे ही ये सब देखा, धनंजय को एकदम से ही बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि धनंजय ने तो ये सब सोचा ही नहीं था। धनंजय अब यहाँ पर पूरा का पूरा समझ चुके थे कि कल रात उन दोनों के बीच में जो होना नहीं चाहिए था वो सब कुछ हो चुका था। अब उसे धनंजय को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन जब आयशा की आंखें खुलेगी तो आयशा न जाने अब उसके बारे में क्या सोचेगी, क्योंकि बीती रात जो कुछ भी हुआ है उसमें धनंजय को तो खुद भी अपने अब नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। इवन उसने कभी आयशा की मर्जी के खिलाफ ये सब कुछ करने की सोची भी नहीं थी। लेकिन अब धनंजय कर ही क्या सकता था। धनंजय तो भी यहाँ पर अपने पश्चाताप में चला जाता है कि अब वो आयशा को क्या जवाब देगा, क्योंकि आयशा जब उसने आयशा को अपने दिल की बात बताई थी तो आयशा ने तो तब से ही उसे अपनी नजरें चुराना शुरू कर दिया था। लेकिन अब ये सब जब आयशा की आंखें खुलेगी तो वो आयशा की आंखों से
उससे अपनी आंखें कैसे मिला पाएगा। अब धनंजय को यही डर सता रहा था, लेकिन अब यहाँ पर अपने डर को, क्योंकि अब वो ये भी जानता था क्योंकि अब जो हो चुका है वो हो चुका है, अब वो बदल तो नहीं सकता, लेकिन अब जो रायता फैल गया है अब उसे समेटा कैसे जाए, इसलिए धनंजय उसे समेटने की ही सोचते हैं। काफ़ी देर तक यहाँ पर अलग अलग तरह के ख्याल आने के बाद अब यहाँ पर धनंजय पीरामल बड़े ही आराम से अब आयशा को दूसरी तरफ लेटा देते हैं, क्योंकि आयशा तो यहाँ पर धनंजय की बाहों में ही सो रही थी, इसलिए अपनी बाहों से उसे हटाते हुए वो अब अपना सिर पकड़कर सीधा ही बेड पर बैठ जाते हैं और वो अपने मन में यही कंटिन्यू सोचते हैं कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। अरे माना कि मैं आयशा से प्यार करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ ये सब करूँ। ये गलत है धनंजय। देख तुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। अब तू इस गिल्ट को शायद पूरी जिंदगी भी मिटा ना पाए, क्योंकि पता नहीं आयशा का रिएक्शन क्या होने वाला है। अगर ये सब आयशा की मर्जी से हुआ होता तो भी फिर मैं समझ सकता था, लेकिन आयशा तो जहाँ पर मुझे अपनाने के लिए ही तैयार नहीं थी, और ये सब होने के बाद तो वो पता नहीं क्या ही करेगी यहाँ। और अगर सच में वो मुझसे पूरी उम्र के लिए नाराज हो गई तो उसकी नाराजगी तो मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पाऊंगा। अब ये सब सोचते हुए ही धनंजय पीरामल का सिर अब और भी ज्यादा फटता जा रहा था। एक तो उसके सिर पे उस ड्रग का असर अभी भी था, जिसकी वजह से उसका सिर अभी भारी भारी हो रखा था, और ऊपर से अचानक ये सब सोचने के बाद तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर में अभी कोई ब्लास्ट होने वाला है। इसलिए अब वो यहाँ पर धनंजय पीरामल अब अपने सिर को पकड़ते हुए ही अब अपने बेड से उठकर सीधा ही बाथरूम की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि धनंजय यही सोचते हैं कि पहले उन्हें एक बार शावर ले लेना चाहिए। हो सकता है कि शावर लेने के बाद उनके सिर को थोड़ी सी राहत मिले, शायद उनका सिर थोड़ा सा हल्का हो जाए। इसलिए धनंजय भी यहाँ पर शावर ले रहे थे, तो शावर लेते हुए भी वो यही सोच रहे थे कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने किए के ऊपर बहुत ही शर्मिंदगी हो रही थी, साथ के साथ अपने किए हुए पर बहुत ही गुस्सा भी आ रहा था। और साथ के साथ अब वो भी ये भी सोचते हैं कि जब आयशा उससे कोई भी सवाल करेगी तो वो आयशा को कैसे यकीन दिलाएंगे कि बीती रात जो कुछ भी हुआ है उसमें उनकी कोई भी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, क्योंकि वो आयशा के साथ उस समय ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच ये सब कुछ हो गया कैसे। इधर कुछ देर तक धनंजय पीरामल अभी शावर लेकर यही सब सोचते हैं, और शावर लेने के बाद अब वो यहाँ पर बाहर आ जाते हैं। और वो जब धनंजय यहाँ पर वापस से उस रूम में आते हैं तो वो अपनी ही गहरी सोच में थे, क्योंकि जब से वो उठे थे उनके दिमाग में मानो इन ख्यालों ने उनके दिमाग को घेर कर रख लिया था। चाहे वो जब से उठे थे तब से लेकर उसे कुछ भी सुझाव नहीं सूझ रहा था कि आखिर वो करें तो क्या करें। वो आयशा को यकीन कैसे दिलाएंगे, क्योंकि जिस लड़की को वो सच में इतना प्यार करने लगा था, इतना चाहने लगा था, उसी के साथ उसने ये सब किया। अरे वो आयशा को इन सब बातों के लिए कैसे सहमत करेंगे। इधर वो यहाँ पर यही सब सोचते हुए बस एक टक आयशा को ही देखे जा रहे थे, क्योंकि जितनी बार वो यहाँ पर आयशा को देख रहे थे उनका गिल्ट अब आयशा के चेहरे की मासूमियत को देखकर और भी बढ़ता जा रहा था। और जो अगर यहाँ पर कोई तीसरा पर्सन भी देखता तो उसकी आंखों में देखकर वो पर्सन भी साफ साफ पता लगा लेता कि सच में धनंजय यहाँ पर कितने ही गिल्ट में थे, क्योंकि उनका गिल्ट साफ साफ उसकी आंखों में दिखाई दे रहा था। इधर कुछ ही देर के बाद जब आयशा की आंखें अब धीरे धीरे यहाँ पर खुलती है, तो जैसे ही आयशा की आंखें अब धीरे धीरे खुल रही थी तो उसे धनंजय का चेहरा अपनी आंखों के सामने थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई दे रहा था। लेकिन अब आयशा की आंखें जैसे ही पूरी खुली तो अपने सामने धनंजय पीरामल को देखकर तो अब आयशा अब धनंजय को एकदम से ही कहती है, थैंक यू सो मच धनंजय, हर बार की तरह इस बार भी तुमने मुझे बचा लिया।
क्योंकि आयशा को अभी तक ये नहीं पता था कि बीती रात उसके साथ क्या हुआ है। आयशा तो अभी भी यही सोच रही थी कि वो उस कोल्ड स्टोरेज में बंद हो गई थी। उसके बाद क्योंकि उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो धनंजय का चेहरा ही उसके सामने था। तो आयशा ने यही सोचा कि धनंजय ने इस बार भी हमेशा की तरह उसे बचा लिया है। इधर आयशा की इस बात पर अब धनंजय पीरामल खामोश होकर बस अपनी नजरों को नीचे झुकाकर बैठे हुए थे, क्योंकि उनकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि वो अभी आयशा की नज़रों में एक बार देखे भी, क्योंकि वो आयशा को अब फेस तक नहीं कर पा रहे थे। हालांकि आयशा को अभी इस बारे में पता भी नहीं था। यहाँ आयशा जो कि धनंजय को अभी इस तरह से बिल्कुल चुपचाप नीचे नजरें झुकाए हुए देखती है तो उसे कुछ सही नहीं लगता और इसलिए अब वो यहाँ पर आयशा भी जब उठने की कोशिश करती है, क्योंकि आयशा ने सोचा कि शायद धनंजय किसी चीज़ को लेकर परेशान है, इसलिए उसने भी उससे ज़्यादा नहीं पूछा। क्योंकि आयशा ने भी यही सोचा था, क्योंकि जब धनंजय ने उसे अपने दिल की बात कही थी कि हो ना हो ज़रूर उसकी वजह से वो उससे अभी भी अपसेट हो। लेकिन अब आयशा जैसे ही उठने की कोशिश करती है तो उसे यहाँ पर अपने साथ कुछ अजीब लगता है। और जब वो यहाँ पर अपने आसपास चारों तरफ देखती है तो वहाँ पर उसे अपने कपड़े फैले हुए दिखाई देती हैं, क्योंकि धनंजय ने तो शावर लेकर अपने कपड़े पूरी तरह से पहन लिए थे। लेकिन आयशा के कपड़े अभी भी ऐसे ही गिरे हुए थे। इसलिए आयशा अब धनंजय को हैरानी से देखने लगती है। अब यहाँ पर आयशा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में धनंजय उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता है। अरे उस धनंजय को तो आयशा यहाँ पर अब यही सोच रही थी कि हर बार की तरह धनंजय ने उसे बचाया है, लेकिन ये सब धनंजय ने उसके साथ क्या किया। इसलिए वो अब धनंजय को हैरानी से देखते हुए एक पल के लिए तो शौक में चली गई थी, लेकिन अब वो हिम्मत करते हुए कहती है, धनंजय ये सब क्या है? बोलो ये सब झूठ है। देखो धनंजय, मुझे सच बताओ। ये कहते हुए ही आयशा की अब आंखों में से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि वहाँ अब तक आयशा ने अंदाजा लगा लिया था कि बीती रात सच में उसके साथ कितना बुरा हुआ है, जिसके बारे में वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। इधर ये देखकर अब धनंजय अब आयशा को ऐसे रोता हुआ नहीं देख पा रहे थे। हालांकि वो अभी भी अपने गिल्ट में थे, लेकिन अब वो हिम्मत करते हुए अब यहाँ पर आयशा के पास जाकर बैठ जाते हैं और अब वो आयशा के आंसुओं को अब अपने हाथों से पूछते हुए कहते हैं, आयशा प्लीज मेरा यकीन करो आयशा, मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इवन मैंने तो खुद कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ ये सब करूँगा। मुझे तो खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सब मैंने क्या कर दिया। अब यहाँ पर धनंजय की इस बातों को सुनकर अब यहाँ पर धनंजय जो कि उसके आंसुओं को पूछ रहे थे, अब आयशा एकदम से ही उसके हाथों को हटाकर एकदम से दूर झटका देती है, जिसे अब यहाँ पर धनंजय को और भी अपने आप पर काफी पश्चाताप हो रहा था, क्योंकि आयशा की नाराजगी उसे सामने साफ दिखाई दे रही थी। अरे वो जब से उठा था वो यही सब सोच रहा था कि पता नहीं वो आयशा को अब कैसे हैंडल करेगा, और अब उसके सामने सेम यही समय था। वो अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इसलिए अब आयशा फिर से कहती है, हमारे पीछे जो कुछ भी हुआ धनंजय वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अब यहाँ पर उसकी बात को सुनकर अभी यहाँ पर धनंजय भी कहता है, हाँ आयशा, ये मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। मुझे इसका एहसास भी नहीं था आयशा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी गलती कर दूंगा। अब यहाँ पर धनंजय की इस बात को सुनकर अब आयशा कहती है, अरे धनंजय, इससे तो अच्छा वही था ना कि आप मुझे उस रूम में ही मरने के लिए छोड़ देते। अरे कम से कम मुझे इस बेइज्जती को तो बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। इससे अच्छा तो मैं वहाँ पर उस कोल्ड स्टोरेज रूम में ही जमकर मर जाती। अरे तुमने मुझे वहाँ से बचाया, तो देखो तुमने मुझे यहाँ पर मेरे साथ क्या किया। ये तो वही बात हो गई ना कि मैं कुएं से निकल कर आई तो मैं यहाँ पर दलदल में फंस गई। अरे अब मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी अपना। अब ये आयशा की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल को गुस्सा आता है, क्योंकि जैसे ही अब आयशा ने उसे मरने की बात कही तो अब धनंजय पीरामल अब कहते हैं, आयशा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे तुम कुछ भी बकवास कर रही हो।
भला तुम मरने की बात कैसे कह सकती हो? तुम्हें पता भी है। खबरदार आयशा, देखो तुम्हें मुझे जो कुछ भी कहना है तुम कह सकती हो, लेकिन हाँ प्लीज दोबारा से कभी मरने की बात मत करना, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगा। और ये कहते हुए ही धनंजय अब एकदम से आयशा को अपने गले से लगा लेते हैं, क्योंकि आयशा के ये कहते हुए ही धनंजय को ऐसे लगा जैसे उससे किसी ने कुछ उसका छीन लिया हो। और यहाँ पर धनंजय अब काफ़ी इमोशनल हो गए थे और अब वो आयशा को अपने गले लगाते हुए ही कहते हैं, कल रात हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था आयशा, मुझे उसका एहसास बाद में हुआ है, लेकिन तुम घबराओ मत। मैं तुमसे पहले भी प्यार करता था और आगे भी करता रहूँगा। और इस सच को तो देखो आयशा, अब कोई भी नहीं बदल सकता है, क्योंकि ये एक सच है। अभी यहाँ पर हालांकि आयशा अब धनंजय की बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन धनंजय ने आयशा को भी अपनी बाहों में इस तरह से भर कर रखा हुआ था कि आयशा कुछ देर तक तो धनंजय की बाहों से छूटने के लिए छटपटाती है, लेकिन अब वो हार कर बिल्कुल चुपचाप धनंजय की बाहों में बैठी रहती है। क्योंकि अब यहाँ पर आयशा को भी धनंजय की बातों पर अब यकीन हो रहा था, इसलिए अब वो इस बात पर अब आयशा कहती है, लेकिन अब यहाँ पर आयशा ने लेकिन ही कहा था। इससे आगे आयशा कुछ भी कहती उससे पहले ही अब धनंजय पीरामल अब अपने हाथों को आयशा के मुंह पर रख कर कहते हैं, अभी कुछ नहीं आयशा। ये कहते हुए ही अब वो फिर से अब आयशा के फोरहेड पर एक किस करते हैं और अब धनंजय आयशा से कहता है, क्या मैं तुमसे एक सवाल कर सकता हूँ आयशा? धनंजय की इस बात पर अब आयशा कहती है, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? अब यहाँ पर धनंजय कहते हैं कि क्या वाकई में तुम किसी से पहले प्यार करती थी? मेरा मतलब है कि तुम किसी रिलेशनशिप में थी क्या? अब धनंजय की इस बात पर अब आयशा अपनी नज़रों को नीचे झुकाते हुए कहती है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने तो आपको अपने बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था ना। अब आयशा की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, नहीं कुछ नहीं, कल हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है ना, बस उसे ही ध्यान में रख कर कह रहा हूँ। एनीवे खैर छोड़ो इन सब बातों को। तुम देखो आयशा, अभी शावर ले लो, क्योंकि तुम्हें शावर लेने की बहुत ही ज़रूरत है। और हाँ देखो आयशा, हमारे बीच जो भी कुछ हुआ उसे तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन तुम्हें अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हर कदम पर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। भले ही ये जो कुछ भी हुआ वो हमारी मर्जी के खिलाफ हुआ, लेकिन तुम हमेशा इतना याद रखना, जैसे मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं आगे भी अभी अपने उसी डिसीजन पे ही रहूँगा। इसलिए अभी चलो छोड़ो इन बातों को, हम बाद में इसके बारे में बात करते हैं। अभी तुम शावर ले लो हम दोनों के लिए, तब तक मैं कॉफ़ी और कुछ ब्रेकफास्ट यहीं पर ही मंगवा देता हूँ। धनंजय की ये बात सुनते ही आयशा भी अब ना चाहते हुए, क्योंकि अब उसे धनंजय की बातों पर यकीन भी हो रहा था, और वो ये बात तो आयशा भी जानती थी कि धनंजय उसे सच में प्यार करते हैं, क्योंकि जो प्यार उसे कभी हंसराज की आंखों में अपने लिए दिखाई ही नहीं दिया, वो प्यार आयशा साफ साफ धनंजय की आंखों में देख पा रही थी। इसलिए अब धनंजय को माफ करते हुए भी यहाँ पर आयशा उसे एक जोर का हक करते हुए कहती है, तुम्हारा भाई मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है धनंजय? देखो ना, वो हर बार मुझे बेइज्जत करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा। मैं हर बार उसकी किसी न किसी बात में इसलिए आ जाती हूँ ताकि तुम्हारी माँ को बुरा ना लगे, लेकिन देखो वो हर बार मुझे कैसी सिचुएशन में डाल देता है। इधर आयशा की इस बात को सुनते हुए अब यहाँ पर धनंजय आयशा को संभालते हुए कहते हैं, देखो आयशा, अब तक उसने जो कुछ किया वो कर लिया, लेकिन अब आगे से नहीं, क्योंकि अब आगे से वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं हूं ना, मैं अब आगे से तुम्हारे साथ कुछ गलत होने भी नहीं दूंगा। ये कहते हुए ही धनंजय अब आयशा को के होठों पर अब अपने होठों को रखते हुए अब आयशा को किस करने लगते हैं। इधर कुछ देर के बाद वो जब उनके किस को पूरा किया तो अब उनका फ़ोन बजने लगता है।
अपने फ़ोन की इस आवाज़ को सुनकर अब धनंजय अपने सेंस में आते हैं और अब वो आयशा से कहते हैं, 1 मिनट आयशा, ज़रा मैं भी तो देखूं कि ये कबाब में हड्डी अभी कौन बन रहा है। ये कहते हुए ही धनंजय अब अपनी जगह से उठकर अब अपने फ़ोन को देखते हैं। जैसे ही धनंजय ने अपने फ़ोन को देखा तो करण गुलेरिया उसे फ़ोन कर रहा था। इधर के धनंजय यहाँ पर करण की उस कॉल को ना उठाकर अब वो यहाँ पर करण गुलेरिया को एक मैसेज सेंड करते हुए कहते हैं कि DND इस, और ये लिखते हुए ही अब वो इस मैसेज को सेंड कर देते हैं और उसे सेंड करने के बाद अब वो फिर से अब आयशा के पास आकर अब उसे एक बार फिर से अपनी बाहों में भरकर कहते हैं, आयशा देखो, भले ही तुम्हारी शादी क्यों ना धनंजय उससे हंसराज से फिक्स हो गई हो, लेकिन अब तुम मेरी हो और तुम्हें अब मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि एक बार अगर मैंने तुम्हें वचन दे दिया तो अब मैं अपने इस वचन से, अपने इस वादे से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। एक तरफ जहां पर धनंजय और आयशा ना चाहते हुए भी, चाहे वो इस चीज के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हाँ अब यहाँ पर आयशा भी धनंजय के इस प्यार से एग्री हो गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ इधर गुलेरिया हाउस में करण गुलेरिया ने जब उस मैसेज को पढ़ते हैं तो अब वो यहाँ पर राजीव से कहते हैं, देख राजीव, क्या मैसेज भेजा है उस निकम्मे ने। उसने हम रात भर उसके लिए कितना परेशान हो रहे थे और ये इतना रिलैक्स होकर मैसेज सेंड कर रहा है। DND मतलब डू नॉट डिस्टर्ब। इधर करण की ये बात सुनते ही अब राजीव कहता है, अच्छा उसने ये भेजा है तो अब हम इसे डिस्टर्ब कर ही रहे हैं। अब की बार मिलने दो उसे, फिर मैं बताता हूँ कि ये DND होता क्या है।